मैं डॉक्टर राजकुमार गामी एडवांस डेयरी फार्मिंग लेक्चर सेकंड के साथ आपके साथ हाजिर हूं। आज इस लेक्चर के अंदर हम कल की जो बातें थी उससे आगे बढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर जो है आपको प्लानिंग डेयरी फार्मिंग के प्लानिंग में मदद करने वाला है। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं कि आप डेयरी फार्म शुरू जो कर रहे हैं उसके पहले आपके दिमाग में क्या प्रश्न आने चाहिए और उन प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आप कितने पशुओं के साथ डेयरी फार्म शुरू करने वाले हैं। आप अगर 10 से 20 पशु के साथ में डेयरी फार्म शुरू करने वाले हैं तो आप स्मॉल फार्मर हैं। आप अगर 20 से 50 पशु को लेकर डेयरी फार्म शुरू करने वाले हैं तो आप मीडियम डेयरी फार्मर है। और अगर आप 50 से ज़्यादा पशुओं को लेकर डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आप लार्ज स्केल डेयरी फार्मर है। तो लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग जो है वो एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए नहीं है। ये स्टेप जो है स्मॉल मीडियम लार्ज इनको तीनों को पार करना पड़ता है अगर आप एक अच्छे डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं, आप डेयरी की बारीकियों को समझना चाहते हैं। तो डेयरी फार्मिंग का ये जो कोर्स है इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर आपके दिमाग के अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके सारे हल देने वाला है। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए और देखिए कि आपको चैनल कैसे मदद करती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो नंबर ऑफ एनिमल्स डिसाइड होने के बाद में फिर हम अगले स्टेप लेते हैं टाइप ऑफ एनिमल। क्या आप जर्सी या एचएफ गाय रखना चाहते हैं? क्या आप गिर या साहिवाल गाय रखना चाहते हैं? क्या आप मुर्रा नस्ल के भैंस रखना चाहते हैं? तो अगर आप जो नस्ल आप जो पशु सिलेक्ट कर रहे हैं उसको आपने ध्यान नहीं रखा तो आप एक अच्छा शेड नहीं बना सकते, क्योंकि जितनी भी वेस्टर्न ब्रीड्स हैं, जितनी भी विदेशी नस्लें हैं, उनको कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। उनको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो सूटेबल होती है, एडजस्टेबल होती है। बाकी जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है ये 30 से 35 और समटाइम्स 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी इजीली बियर कर जाती है। तो आप ये सिलेक्ट कीजिए कि आप कितने एनिमल्स लाने वाले हैं। आप ये सिलेक्ट कीजिए कि आप किस टाइप का एनिमल लाने वाले हैं। बहुत असर पड़ता है अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और शेड निर्माणों के ऊपर अगर आप आ गए तो आप गलती कर बैठेंगे। तो नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, टाइप ऑफ एनिमल्स कितने हैं, फिर उसके बाद में आपको शेड किस तरह का बनाना है, क्योंकि शेड भी कई तरह के होते हैं, है ना। एक जो पैटर्न होता है वो कन्वेंशनल पैटर्न होता है जिसमें लूज फार्मिंग की जाती है। एक पूरा एरिया रहता है जिसमें लूज रहते हैं एनिमल्स, उनको टाई करके नहीं रखा जाता है। वो दिन भर आराम से चरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और शाम को मिल्किंग के टाइम पे या सुबह मिल्किंग के टाइम पे उनको इकट्ठा किया जाता है। तो लूज हाउसिंग होता है। दूसरा जो स्टॉल फेड एनिमल्स होते हैं, स्टॉल फेड एनिमल्स के लिए जो शेड बनाया जाता है तो वो दो पैटर्न से बनता है। एक होता है टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम, एक होता है हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम के अपने फ़ायदे हैं, हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम के अपने फ़ायदे हैं। तो दोनों को आपको ध्यान रख के और इनको समझ कर आपको आखिरी एक अल्टीमेट डिसीजन लेना है कि आपको किस में जाना है। हेड टू हेड जो रहता है उसमें पशु जो चारा खा रहे होते हो तो उनका आमने सामने एक दूसरे के सामने सिर होता है, जिसकी वजह से जो डिसीजेज स्नीजिंग की वजह से, कफिंग की वजह से स्प्रेड होती है वो बहुत जल्दी आपके यार्ड के अंदर स्प्रेड हो जाती है। और जो टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम होता है उसमें इस चीज़ से बचा जा सकता है। हेड टू हेड जो हाउसिंग सिस्टम होता है उसमें फीडिंग करना प्रॉपर होता है। पशु को जब आपको एक साथ में खाना देना है तो दोनों साइड में जो पशु बंधे हुए हैं, आपके सपोज आपके पास 50 एनिमल्स है, 25 इधर है, 25 इधर है, दोनों का मुंह आमने सामने है, तो आप सीधा उनको खाना देते हुए जा सकते हैं। पर जब इनका मुंह उल्टा हो जाता है, मतलब उनका टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम हो जाता है, तो उनके दोनों के मुंह जो होते हैं साइड में हो जाते हैं, इधर और इधर, जिसकी वजह से फीडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब लेबर बढ़ जाती है। लेबर जो होता है वो एक कॉस्ट होता है, वो लेबर आजकल मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो आप कोशिश कीजिए शेड निर्माण के टाइम पे कि लेबर फोकस्ड भी आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए। लेबर को मिनिमाइज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लेबर अगर मिनिमाइज़ नहीं होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी और लेबर नहीं मिलने से आपके दिमाग में काफ़ी पैनिक सिचुएशन आ सकती है। तो आप टाइप ऑफ एनिमल आपने सिलेक्ट कर लिए, नंबर ऑफ एनिमल्स आपने सिलेक्ट कर लिए कि मुझे ये रखना है। टाइप ऑफ शेड जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि लूज हाउसिंग सिस्टम होता है, और एक जो होता है वो स्टॉल फेड एनिमल्स के लिए क्लोज हाउसिंग सिस्टम होता है। तो आपने टाइप ऑफ शेड जो है ना, उसको सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस टाइप का शेड बनाना। अब कहाँ बनाना है, बड़ा प्रश्न है। जहाँ पे मार्केट पास में हो, जहाँ पे वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से अवेलेबल हो, और जहाँ पर नॉइजी एरिया ना हो, और जहाँ वेल एरेटेड और जहाँ पे अच्छा खासा प्लांटेशन हो, ऐसी जगह शेड बनाने से हमेशा बेनिफिट मिलता है। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपका मार्केट अगर पास में है तो आपका एक्सपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। आप नॉइजी एरिया से बाहर होते हैं, सूदिंग क्लाइमेट में होते हैं, तो एनिमल कंफर्टेबल महसूस करते हैं और वो ज़्यादा यील्ड देते हैं। इन छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये प्लानिंग करने के बाद में फिर कंपार्टेशन ऑफ शेड पे आते हैं। तो शेड के अंदर हम छोटी बातें हैं, पशु रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है एक्स्ट्रा फोडर रहेगा, तो उसके लिए एक स्टोरेज हाउस बनाना पड़ेगा।
बीमार होंगे तो एक मेडिसिन हाउस बनाना पड़ेगा, बीमार होंगे तो एक सिक यार्ड बनाना पड़ेगा जहाँ बीमार पशु को आप रख सको, क्योंकि उनको अगर आपने उन्हीं पशु के साथ रखा जो स्वस्थ है तो वो बाकी पशुओं को भी बीमार कर सकते हैं। तो सिक यार्ड बनाना पड़ेगा। फिर आपको लेबर के लिए हाउस बनाना पड़ेगा जहाँ आप सिक्योरिटी के लिए अपने गार्ड रख सकें, लेबर रख सकें, उनके लिए भी एक हाउस बनाना पड़ेगा। फिर जिसके बाद में फॉडर स्टोरेज की हमने बात कर ली, सिक यार्ड की बात कर ली, लेबर रूम की हमने बात कर ली। ये सारी चीज़ें जब इनको हम कंपार्टमेंटाइज कर देते हैं हमारे पूरे शेड को, तो हमारा क्या है, हमारा जो काम करने का अप्रोच हो जाता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो और क्या ज़रूरत लगती है शेड में कंपार्टमेंट बनाने की, तो आपको अलग से एक मैन्योर के लिए भी लैंड डेवलप करना पड़ेगी जहाँ पे आप डंपिंग कर सकें डंग की, जहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग कर सकें, जहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो बायोगैस प्लांट लगा सकें। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह जो है आजकल ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और इससे भी काफ़ी लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो इसको भी आप अपने इसमें प्लान में कंसिडर कीजिए कि इन फ्यूचर आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको किस तरह के कंपार्टमेंट बनाने हैं ये मैंने अभी आपको बताया। जिसके बाद में एक क्वारंटाइन का कंपार्टमेंट भी जरूर आप बनाएं। क्वारंटाइन क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो पशु, हम चाहते हैं कि अब इस पशु को निकाल देना चाहिए, बेच देना चाहिए, तो हम उसके रिप्लेसमेंट में नया पशु लेके आते हैं। तो नया पशु जो है आप जब लेके आओ तो उसको 15 दिन कम से कम बाहर एक ऐसे कंपार्टमेंट में रखो जहाँ पे उसको ऑब्जर्व कर सको कि 15 दिन में उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आई। क्योंकि 15 दिन के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाती है, 15 दिन क्यों रखा, क्योंकि कोई भी बीमारी जब शरीर में आती है तो वो 10 से 15 दिन अपने आप को शरीर में उसके लक्षण दिखाने में लगाती है। तो 10 से 15 दिन में आप कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा पशु स्वस्थ है या नहीं है। अगर स्वस्थ नहीं है तो हम उसको इलाज करवाते हैं या फिर उसको फिर सेल आउट कर देते हैं ठीक करवा के। और अगर स्वस्थ नहीं है और अगर हमने उसको अंदर ले लिया तो वो बीमारी जो है हमारे दूसरे पशुओं को फैला सकते हैं, और डिसीज़ जो होती है अगर कंटेजियस है तो हमारे पूरे फार्म को बर्बाद कर सकती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दें, क्वारंटाइन शेड भी बनवाएं। क्वारंटाइन शेड जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर एक चाप कटिंग हाउस भी होना चाहिए। चाप कटिंग आपको चारा काटने के लिए भी एक जगह है जहाँ पे कुट्टी वगैरह आप करेंगे, तो वो अगर आपके पास में है तो वो आपको वर्क करने में ईजी करेगा, लेबर के लिए बहुत ईजी होगा। ये चीज़ें जो है इनको आप ध्यान दीजिए। फिर जो बछड़े हैं उनको आपको अलग रखना पड़ेगा, इसके लिए काफ केजेस बनाने पड़ेंगे। काफ जो है, बछड़े जो है उनकी नर्सिंग अलग टाइप से होती है, उनकी प्रॉपर केयर अलग टाइप से होती है, तो उनके लिए एक शेड अलग से बनवाइए, कंपार्टमेंट अलग से बनवाइए। फिर इसके बाद में एज ग्रुप के हिसाब से कुछ हीफर होंगे, कुछ लैक्टेटिंग होंगे, कुछ प्रेग्नेंट होंगे, एडवांस प्रेगनेंसी में होंगे, तो इनकी फीडिंग अलग अलग टाइप की होती है। तो इनकी जो शेड के अंदर जो इनको रखने का तरीका है वो भी अलग होना चाहिए। आपके एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल अलग होने चाहिए, आपके अर्ली लैक्टेशन वाले एनिमल अलग होने चाहिए, आपके मिड लैक्टेशन वाले अलग होने चाहिए, लेट लैक्टेशन वाले अलग होने चाहिए, और जो आपके हीफर है जो अभी कंसीव होने वाले हैं वो पशु भी अलग होना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत बड़ी कॉस्ट प्ले करता है डेयरी फार्मिंग में। तो आपने अगर सभी को एक तरह से खाना खिलाने की कोशिश करी तो आप यील्ड तो ले लेंगे पर आप कॉस्ट को कहीं ना कहीं मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे और आप लॉस में चले जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, इस तरह का कंपार्टमेंट आपके डेयरी फार्मिंग के अंदर, डेयरी शेड के अंदर होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो आप लॉस में जा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, फिर उसके बाद में आपका जो शेड है जो बनाने वाले हैं आप, तो शेड जो है उसमें पहला फोकस ये करना है आपको कि डायरेक्शन डिसाइड कीजिए, किस डायरेक्शन में आप शेड को रखने वाले हैं। साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग आप ईस्ट वेस्ट फेसिंग अगर शेड बनाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। ईस्ट वेस्ट फेसिंग शेड में क्या होता है कि जो लेंथ वाला एरिया होता है, शेड की जो लेंथ वाला एरिया रहता है, मान लीजिए शेड है तो ये शेड की जो लेंथ वाला एरिया है तो उसके जो ब्रॉड एरिया होता है तो ब्रॉड एरिया ईस्ट और एक वेस्ट की तरफ होता है, और जो लेंदी एरिया होता है, जो लंबा एरिया होता है, वो एक नॉर्थ की तरफ होता है और एक साउथ की तरफ होता है। इससे क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जो धूप आती है, जो सनरेज आती है, वो क्या होती है डायरेक्ट शेड पे लंबे टाइम तक नहीं पड़ती है। तो इस वजह से शेड क्या कूल रहता है, उस शेड में जो पशु रहते हैं वो कंफर्ट महसूस करते हैं। तो ईस्ट वेस्ट फेसिंग जो शेड होते हैं वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और इनके अपने बेनिफिट्स हैं। तो डायरेक्शन जब आपकी डिसाइड हो जाती है तो फिर अब आता है शेड निर्माण की बात। तो शेड निर्माण में जो आपको ध्यान रखना है, तो आप देखेंगे शेड भी लोग कई तरह के बनाते हैं। कुछ प्लेन रूफ ऊपर बनाते हैं और आइट साइड से गैप दे देते हैं, तो ये सोचते हैं कि इधर से एयर जाएगी उधर से निकल जाएगी, वेंटिलेशन बना रहेगा, पर ये अनसाइंटिफिक है। मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप प्लेन रूफ वाला शेड बनाएं। आपको जब भी शेड बनाना है तो वो आप स्लांटिंग बनाएं, मतलब स्लोप दे के बनाएं। ऊपर जो थेचट टाइप की जो झोपड़ियों में जो छत रहती है उस टाइप के उसके ऊपर छत दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सनरेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, उसकी जो सनरेज गिरेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने से आपका जो शेड है उसके अंदर कूलिंग ज़्यादा रहेगी। अगर आप सीधा प्लेन रूफ अगर बनाएंगे तो उस पर सनरेज गिरेगी और सनरेज इंटर करेगी और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। मैक्सिमम सनरेज अंदर ही इंटर कर जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो प्लेन रूफ प्रीफर नहीं करना है आपको, थेचर्ड वाली जो होती है झोपड़ियों में जो मतलब सिस्टम रहता है वैसा आपको फॉलो करना है। अच्छा, जिसके बाद में वेंटिलेशन के लिए ऊपर एक कैनोपी अलग से दी जाती है,
एक स्लोप ऐसा रहता है, उसके ऊपर एक और स्लोप रहता है, जिसके बीच में से एयर सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता है। बाहर से ठंडी हवा अंदर आती है और अंदर की गर्म हवा वापस बाहर निकल जाती है। इसके अपने बेनिफिट है, अगर प्रॉपरली एयर सर्कुलेट नहीं हुई, एयर वही की वही एयर अगर लंबे टाइम तक उस शेड के अंदर बनी रही तो बीमारियों का खतरा बना रहेगा। तो आप ध्यान रखें, वेंटिलेशन का बिल्कुल ध्यान दें, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है और वेंटिलेशन से आप अपने डेयरी फार्म को डिसीज़ फ्री बना सकते हैं। आपकी सैनिटेशन और हाइजीन जो रहेगी वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। तो देखिए आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो शेड होता है वो लेस लेबर ओरिएंटेड होना चाहिए, उसमें लेबर की हमें ज़्यादा ज़रूरत न लगे ऐसा होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो शेड होता है वो डिसीज़ फ्री होना चाहिए। हमारे हाइजीनिक मेजर्स जो शेड में लेना है वो हमें लेना पड़ेंगे, ताकि हमारा शेड जो है प्रॉपर्ली एरेटेड हो, वेंटिलेटेड हो। और प्लांटेशन जरूर करवाएं शेड के आसपास। हमारा शेड इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब शेड बनाते टाइम हमें जो प्लांट हमारे शेड के दायरे में आ रहे हैं उनको काटना नहीं है, उनको रखना है। और उसको किस तरीके से रखना है, शेड के डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए इधर उधर और प्लांट रखिए। अगर बड़े पेड़ जो होते हैं बहुत वक्त लगते हैं उनको बड़ा करने में और काटने में चंद सेकंड लगते हैं। तो ट्रीज़ आप अगर कोशिश करें नहीं काटें और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उसके आसपास सराउंडिंग में लगाएं, क्योंकि ट्रीज़ अगर आप लगाएंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, और ये दो चीज़ जब कंट्रोल रहती है तो आपका एनिमल कंफर्टेबल रहता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। नहीं तो फिर आप फोगर की तरफ शिफ्ट होंगे, और फोगर के अपने भी फायदे और नुकसान है, क्योंकि फोगर अगर आप लगवाएंगे तो शेड के अंदर मॉइस्चर बना रहता है, और मॉइस्चर जो है फंगस के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और आपके फीड्स के अंदर जब फंगस लगना शुरू हो जाती है तो मेस्टाइटिस है, निमोनिया है और ऐसे कई दूसरे रोग जो है वो डेवलप होना चालू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि वेंटिलेशन पे ध्यान दें, फोगर लगवाने के बजाय प्लांटेशन पे फोकस करें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। और जो ये सिस्टम है शेड निर्माण का, तो शेड निर्माण के अंदर आप जो शीट लगवाने वाले हैं तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट यूज़ कर सकते हैं, एस्बेस्टॉस की शीट यूज़ कर सकते हैं, और सीमेंटेड शीट जो आती है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो शेड निर्माण करेंगे उसमें स्लोप होना चाहिए, स्लांटिंग होना चाहिए वो, और एयर सर्कुलेशन के लिए स्पेस होना चाहिए, ताकि सर्कुलर जो गर्म हवा है वो शेड के अंदर से निकल जाए और ठंडी हवा शेड के अंदर आ जाए। ये चीज़ चलती रहनी चाहिए। और ध्यान रहे कि शेड जब स्लोप बनाते हैं आप, तो जब रेनी सीजन होता है तो पानी बहुत गिरने की वजह से स्लोप से शेड के आसपास पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, जो कि काफ़ी टाइम लेता है सूखने में, और इसकी वजह से कीचड़ बना रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ स्लोप है और जहाँ स्लोप खत्म हो रहा है वहाँ पे एक ड्रेनेज लाइन दे, वहाँ पे एक वेस्ट वाटर एक्यूमुलेशन के लिए एक शीट दे, ताकि वहाँ से पानी जो है पूरा स्लोप से निकल के वहाँ पे इकट्ठा हो और वो शेड से बाहर डंप उसको पानी को किया जा सके। तो इससे क्या होगा, आसपास आपके कीचड़ कम होगा, तो आपके शेड के अंदर हाइजीनिक कंडीशन इंप्रूव होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसकी और बारीकियाँ जो है हम डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। ये लेक्चर 2 था, और जिन लोगों ने अभी भी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, क्योंकि बहुत सारी बारीकियाँ जो है हम इस लेक्चर के अंदर अगली सीरीज़ के अंदर डिस्कस करते रहेंगे, जो आपके डेयरी फार्मिंग के ड्रीम को पूरा करने में मदद करेगी। धन्यवाद।